नमस्कार। देश की बात में हाजिर है और पहले बात महाराष्ट्र में आए राजनीतिक भूचाल की। एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जब से दो फाड़ हुए हैं, कयासों और सवालों ने जोर पकड़ लिया है। शरद पवार के भतीजे और करीबियों ने शिंदे फडणवीस सरकार में शपथ लेते ही एनसीपी के साथ साथ अब 2024 से पहले की सियासत भी गर्मा गई है। तो शरद पवार आज सतारा पहुंचे हुए थे और फिर से पार्टी को खड़ा करने की उन्होंने बात कही। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा है कि किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे और लोगों के बीच जाकर आपसी बात रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि लड़ाई अब एनसीपी और चुनाव चिन्ह को लेकर है। शरद पवार कैंप ने इन सभी 9 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर कर दी है जिन्होंने शपथ ली है। तो कुछ ही देर पहले खबर आई कि शरद पवार ने अजीत पवार के साथ गए 3 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। मुंबई मंडल के प्रमुख नरेंद्र राठौर, अकोला शहर जिला प्रमुख विजय देशमुख और राज्य मंत्री शिवाजी राव गर्जे, ये तीनों अजीत पवार के साथ शपथ समारोह में शामिल हुए थे। इसके साथ ही एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने अध्यक्ष शरद पवार को चिट्ठी लिख सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल पार्टी विरोधी गतिविधियों और नियमों को तोड़ने धोखे के लिए निष्कासित करने की अपील की, जिसको कुछ देर पहले मान लिया गया। और अब से कुछ ही देर पहले प्रफुल्ल पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जयंत पाटिल को राज्य अध्यक्ष पद से हटा दिया है। सुनील तटकरे महाराष्ट्र एनसीपी के नए अध्यक्ष हैं। मैं कार्यकारी अध्यक्ष नाते जिम्मेदारी निभा रहा हूं। तो महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के बाद एनसीपी के 54 में से कितने विधायक उनके पास बचे हैं, बड़ा सवाल है। 9 ने कल शपथ ले ली है। अजीत पवार का कहना है कि बड़ी संख्या उनके पास है, लेकिन पवार गुट का ये मान नहीं रही है। तो अब एक बार फिर से असली कौन, विधायकों के नाम, जो नंबर हैं, संख्या है, चुनाव चिन्ह पर जंग तेज होती दिख रही है। महाराष्ट्र के सियासी घमासान में क्या उठेंगे कानूनी सवाल, उठ ही रहे। उसी पर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। पीडीटी आचार्य संविधान के एक्सपर्ट हैं, संविधान के जानकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य सर जुड़ने के लिए। सर, मेरा पहला तो सवाल आपसे यही कि आपका असेसमेंट, कल से आपने महाराष्ट्र में देखा जो अब हो रहा है, आप क्या असेस करेंगे, वहां की क्या स्थिति है इस समय? देखिए, इसके जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करता जी, लेकिन इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है इसमें, जैसे आपके एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल जो है, तो उसकी दृष्टि से इसको देखना पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने अभी, जैसे आपने कहा कि इन्होंने पिटिशंस ऑलरेडी दे चुके हैं, जिन्होंने मंत्री की शपथ ली है उनके खिलाफ इन्होंने पिटिशंस भेजे हैं स्पीकर के पास जी। तो इसका मतलब है कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाना है, क्योंकि 10th शेड्यूल के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोविजन, और डिस्क्वालिफिकेशन जो है या अयोग्यता जो भी है, जो हिंदी में कहते हैं उसको, उसके 2 कारण होते हैं, 2 ग्राउंड्स होते हैं। एक तो ये है कि इन्होंने स्वेच्छा से पार्टी छोड़ी है, अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ी है। दूसरा, जो हाउस में जो वोट होता है उस वक्त जो अपनी पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ, डायरेक्शन के खिलाफ, विप के खिलाफ दूसरी पार्टी के फेवर में वोट देते हैं। ये 2 ग्राउंड्स, और इन 2 ग्राउंड्स के ऊपर इनको अयोग्य ठहराया जाता है। और यहां पर वो हाउस तो मीट किया नहीं है बिल्कुल, तो इसलिए इन्होंने याचिका तो ये किया होगा कि इन्होंने पार्टी स्वेच्छा से छोड़ी है। तो स्पीकर को अभी देखना है कि इन्होंने पार्टी छोड़ी है स्वेच्छा से। तो पार्टी का मतलब है जो पार्टी शरद पवार के नेतृत्व में जो पार्टी है वही एनसीपी है। सर, जो ये 10th शेड्यूल जो है संविधान का, क्योंकि सुप्रिया सुले ने भी जो चिट्ठी लिखी है शरद पवार को, जो ट्विटर पर भी है, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे पर एक्शन लेने की, उसको मान भी लिया गया है, वो 10th शेड्यूल का हवाला दे रही हैं। ये क्या है, जरा दर्शकों को बताइए, कितना अहम है इस समय? देखिए, 10th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक अंग है, उसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून कहते हैं, जो आम भाषा में दल बदल कानून कहते हैं। मतलब दल बदल को रोकने के लिए जो कानून बनाया गया था 1985 में, वो कानून है। तो उसके अंदर
जो एमएलएस और एमपीस एक अपनी पार्टी से डिफेक्ट करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, या अपनी पार्टी के डायरेक्शंस जो हाउस में डायरेक्शन देते हैं वोट देने के लिए, तो उसके खिलाफ वोट देते हैं, तो इन दो ग्राउंड्स पे इनको अयोग्य ठहराया जाता है। अयोग्य का मतलब है हाउस से, मतलब सदन से निकालना, उनका मेंबरशिप खत्म करना। अयोग्य इसको कहते हैं, इनका मेंबरशिप खत्म करना, मतलब इसके बाद वो मेंबर नहीं रहेंगे हाउस में। ठीक है तो सर। जी, मेरा इसमें ये सवाल था कि अभी हमने हाल में महाराष्ट्र में देखा था, जब जिस तरह से शिवसेना सरकार टूटी थी, ये पूरा मामला इतना घमासान मचा और सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार में एक तरह से बात जो थी उसका फैसला भी आना बाकी है, लेकिन स्पीकर तक कर दिया था कि स्पीकर ही तय करे। तो यहाँ पर हम जानते हैं स्पीकर अब किस खेमे के हैं, ये भी हम सब समझते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि उद्धव ठाकरे अगर ना रिजाइन करते तो उनको रीइंस्टेट करते। तो ऐसे में एनसीपी जो शरद पवार गुट है, उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस समय? ना, इस वक्त उनको बस जो लोग वहां से निकल गए हैं और जो मंत्री बने हैं, इनको अयोग्य करवाना है। खैर वो तो स्पीकर ही डिसाइड करेगा, और स्पीकर इसको किस तरह का डिसीजन लेते हैं उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते जी। लेकिन ये बात तो सही है कि इन्होंने पार्टी छोड़ी है, वो भी स्वेच्छा से छोड़ी है, अपनी मर्जी से छोड़ी है, ये तो फैक्ट है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ या 10 शेड्यूल में तो यही कहा गया है कि जो स्वेच्छा से पार्टी छोड़ते हैं उनको अयोग्य किया जाता है। बिल्कुल, डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? क्योंकि प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं, क्योंकि मैं कार्यकारी अध्यक्ष था, खुद शरद पवार ने जब बनाया था, तो उन्होंने अब जयंत पाटिल को हटा दिया है, और कुछ ही देर पहले शरद पवार वगैरह ने प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को हटाया था। तो फिर असली कौन है, ये कैसे डिसाइड होगा? देखिए, ये जो सिलसिला जो है हमने कई बार देखा है। हाँ। अभी महाराष्ट्र के केस में ही जो शिवसेना पार्टी के मामले में तो यही हुआ है। लेकिन जहां तक एंटी डिफेक्शन लॉ या 10 शेड्यूल का सवाल है, इसका कोई मतलब नहीं होता इस तरह से आपस में एक दूसरे को सस्पेंड करना या दूसरे किसी को इंस्टॉल करना, इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर स्पीकर जब डिसीजन लेंगे उस वक्त उनको बस एक ही चीज देखनी होती है, इनकी पार्टी कौन सी है, और इनकी पार्टी डिसाइड करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ में एक स्पष्ट प्रोविजन है। वो ये है, इनकी वही पार्टी है जिसने इनको इलेक्शन में कैंडिडेट बनाया था। अच्छा, उसी के आधार पर ये सारा डिसीजन लिया जाना है। तो ये बहुत अहम और दिलचस्प बात आपने कही है, सब कि किस तरह से जिस पार्टी ने आपको चुनाव लड़वाया है वो एक तरह से मेन पार्टी मानी जाएगी। सर, जैसे अगर विधायकों की संख्या को लेकर आखिरी सवाल यही है, अब भले ही अजीत पवार गुट कह रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादा विधायक हैं और शरद पवार कह रहे हैं हमारे पास ज़्यादा विधायक हैं, तो ऐसे में ये इसको क्या कोई टाइम पीरियड है, किस तरह से स्थिति को समझे? हालांकि हमने शिवसेना के समय का ये पूरा सियासी ड्रामा देखा है। देखिए, संख्या का कोई मतलब नहीं है इसमें। एंटी डिफेक्शन लॉ में संख्या का मतलब तब होता है जब एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज करने का डिसीजन लेते हैं। मर्ज करने का, पॉलिटिकल पार्टी, ये लेजिस्लेचर पार्टी नहीं, एमएलएस नहीं, ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी। मान लो शरद पवार का जो पार्टी है एनसीपी, शरद पवार और इनके बाकी जो लोग बैठ के डिसाइड करते हैं कि हम दूसरी किसी पार्टी में मर्ज करते हैं, तो वो डिसीजन जब लेने के बाद एमएलएस जो है उनमें से 2/3 मेंबर्स इसको सपोर्ट करेंगे, तो वो जो मर्जर है वो वैध, लीगली वैलिड माना जाएगा, वरना नहीं। तो 2/3 नंबर का सवाल तो वही उठता है, अदरवाइज कोई नंबर का सवाल इसमें होता नहीं है। और इसमें अयोग्य ठहराने के लिए, जैसे मैंने कहा कि जो ग्राउंड है
वो ग्राउंड अवेलेबल है। जैसे स्वेच्छा से पार्टी छोड़ी है जिन्होंने, उनको अयोग्य किया जाना है। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि हमने पार्टी छोड़ी नहीं है, लेकिन जो आपको चुनाव लड़ा रहा है वो अहम हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य सर जुड़ने के लिए। लेकिन इसमें जो वहाँ पे आम कार्यकर्ता या आम लोग हैं, उनका क्या कहना है? हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज ने एनसीपी के कार्यकर्ताओं से बातचीत किया, ये सुनाते हैं आपको। किसी भी पार्टी के लिए ऐसे जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो आप देखें एनसीपी दफ्तर के बाहर हैं, एक सिपाही के तौर पर देखे जाते हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी की जो हालत हुई है, इन कार्यकर्ताओं की राय भी मायने रखती है। हम कुछ कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका इस टूट पर क्या कहना है। सर, अपनी पहचान बताएं और ये बताएं कि आप अजीत पवार की तरफ है या शरद पवार की तरफ। ये सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि इतनी बड़ी टूट एनसीपी में हुई है, तो लाजमी कि आप लोगों के अंदर भी सवाल चल रहा होगा कि हम किसकी तरफ। और हम पहले से पवार साहब के साथ में। मेरी उम्र जब 18 साल की थी तभी मैंने एनसीपी ज्वाइन किया था। आज मेरी उम्र 40 साल की है, 22 इयर्स हो गया है। और 22 इयर्स के अंदर हमने पवार साहब को और उनके काम को, उनके मतलब हम लोगों को देने वाले रिस्पांस को, कार्यकर्ता के साथ में एक अच्छा बर्ताव करने पे हम उनके साथ में 22 साल से जुड़े हुए हैं। और आज जब ये अचानक हो गया तो तब हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट क्या है। कहाँ है पार्टी? जितने बड़े चुनाव से पहले, लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले, निकाय चुनाव आने वाले हैं सब जगह, पार्टी को कितना बड़ा झटका आपको लगता है किससे हुआ है? बहुत बड़ा झटका है। जो हमेशा साथ में रहने वाले वो अगर एक साथ चले गए और एक ही दिन में चले गए तो फिर ये बहुत बड़ा झटका है। और मेन टाइम पे जब लोगों से लड़ने का टाइम आया, जब पार्टी को सारे लोगों की ज़रूरत थी, उस टाइम पे सारे लोग चले गए। दुख इस बात का है कि कोई दूसरे टाइम पे गए होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आज जब लड़ाई इतनी बड़ी चालू है, जब देश में पवार साहब जो है सारी पार्टियों को एक साथ में करके सब पूरे देश में मूवमेंट चला रहे, उस टाइम पे उनका साथ छोड़ के चले गए। आज इस बात का तो साहब को कहीं ना कहीं दुख है, बड़े साहब को, पवार साहब को, मगर उनको फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि वो खुद एक चेहरा, एक सक्षम नेता है। ग्रास रूट के जितने भी कार्यकर्ता है उस बात से वो नाराज थे और उसी टाइम पे शायद अजीत पवार जी को कुछ लगा होगा कि भाई मेरे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, या तो पहले से उनका षड्यंत्र था। पार्टी के नेता को छोड़ेंगे, जो कुछ ये लालची नेता लोग हैं जो आज गद्दारी किए इन्होंने, उनको छोड़ो तो जो ग्रास रूट के कार्यकर्ता है। कितने साल से जुड़े हुए सर आप? मैं पार्टी जब स्थापित हुई तभी से है, 25 साल से मैं इस पार्टी में जुड़ा हूँ और पवार साहब के साथ ही हम हमेशा रहेंगे। हमारी क्या पवार साहब है, एनसीपी बिलोंग्स टू पवार साहब है, एनसीपी है। अरे डाल दो ना सुप्रीम कोर्ट में, क्यों नहीं पहल कर रहे साहब दे दो, जैन पार्टी साहब को बोल दो। लग रहा है इतना मौका देने की उनको जरूरत नहीं है, सीधे आप जो आदमी 3 महीने से बात के पवार साहब को इतना आपको क्या चाहिए, मतलब मुख्यमंत्री बने, डिप्टी सीएम, अपोजिशन लीडर, हर चीज तो दिए, और क्या ले दिन पूरे थाना से, मुंबई से और बॉम्बे से जितने कार्यकर्ता है इकट्ठा हो रहे हैं। कल रात में हम लोग 4 बजे तक यहाँ पे थे, आज सुबह से पूरी पब्लिक वापस है यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये है कि कार्यकर्ताओं में जो शांत भी रहने के लिए कहा गया कि किसी तरह का रोष न दिखाएं। नेताओं ने हमारे को ये आदेश दिया है कि शांत रहने का आदेश दिया गया है। हमारे आक्रोश होने से तो वापिस आने वाले नहीं, ये तो अभी क्या है, न्याय प्रतिक्रिया है, लोगों के हिसाब से जाना है। और मैं ऐसा कार्यकर्ता मैं पवार साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डिस्क्वालिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में आप न्यायपालिका को अप्रोच कीजिए ना, क्यों नहीं आप कर रहे? तो अजीत पवार की बगावत ने विपक्षी खेमे को हिलाकर रख दिया है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को विपक्षी एकता का एक उदाहरण माना जाता था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद में अहम भूमिका निभा रहे शरद पवार अपनी एनसीपी को एकजुट रखने में नाकाम रहे। अब इस सियासी झटके के बीच विपक्षी दलों ने बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को दूसरी बैठक करने का फैसला लिया है, जिसपे आगे की रणनीति तय की जाएगी। अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढ़कथन करतो कि अजित पवार के अचानक महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने और एनसीपी में फूट से विपक्षी एकजुटता की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में अहम भूमिका निभा रहे शरद पवार अपनी ही पार्टी को टूटने से नहीं बचा पाए। महाराष्ट्र में लगे सियासी झटके के बावजूद विपक्षी दलों ने अब बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को अपनी अगली बैठक करने का फैसला किया है। This will not going to affect
opposition unity. विपक्ष बिखर नहीं रहा है, वह एकजुट है और अच्छा है। विपक्ष की अगली बैठक 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी और हम इसकी योजना बना रहे हैं। To deal with that. मेरा फास्ट एक्सपीरियंस 2-3 बार ऐसा है, इससे कितने गए, कौन गए, इसकी जांच मैं कभी करता नहीं हूँ। जो मेरी आज की जो शुरुआत है, ये शुरुआत आगे का रिजल्ट ठीक आएगा, इसके लिए है। अजित पवार की बगावत से महाविकास अघाड़ी, जिसे विपक्षी एकजुटता का प्रतीक माना जाता था, अब कमजोर दिख रही है। विपक्षी दलों ने बीजेपी पर तोड़फोड़ की राजनीति का आरोप लगाते हुए सोमवार को दावा किया कि वो एकजुटता की मुहिम जारी रखेंगे। एक लक्ष्य है सबका कि देश से बीजेपी जाए। लक्ष्य एक है, जैसे सत्य नहीं बदल सकता है और लक्ष्य भी नहीं बदल सकता कि हम सब लोग मिलकर के बीजेपी को हटाना चाहते हैं। भूमिका शरद पवार जी निभा रहे थे, वो आगे भी उसी तरह से निभाते रहेंगे। एमएलए के जाने से जनता पे फर्क नहीं पड़ता। ये हमने दर्जनों बार पॉलिटिकल पार्टीज के विलय में भी और टूट में भी देखा है। मोटे तौर पे मतलब किस मुद्दे पे ये सरकार का विरोध करना, बीजेपी का विरोध करना, इस बातों के ऊपर और भी स्पष्टता आएगा। लेकिन इन दावों के बावजूद एनसीपी में सियासी उठापटक के बाद विपक्षी दलों के लिए आगे की राह आसान नहीं दिखती। इसमें शक नहीं कि एनसीपी में टूट विपक्षी एकता के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन साथ ही ये एक सबक भी है कि राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होने की जद्दोजहद में जुटी विपक्षी दलों को आने वाले समय में अपने घर को भी संभाल कर रखना होगा। मुंबई से सोहित मिश्रा और दिल्ली से उमाशंकर सिंह और कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र में एनसीपी के में बगावत के बाद बीजेपी का कहना है कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड में टूट होगी और दूसरा परिवारवाद के कारण क्षेत्रीय दल और कमजोर होंगे। महाराष्ट्र में जो हुआ, बिहार में भी वैसा ही होने की भविष्यवाणी बिहार बीजेपी के नेताओं ने कर दी। देखिए, बड़ी संख्या में लोग हम लोगों के भी संपर्क में हैं, लेकिन अब किसको लेंगे नहीं लेंगे, लेना कि नहीं लेना, बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। लेकिन कुल मिलाकर एक अस्थिरता का माहौल है, एक जनता दल के अंदर एक उदासी है, लोगों का अपना भविष्य अंधकार में दिखाई पड़ रहा है। उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार के बाद क्या होगा। कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि विपक्षी दल जो हैं उनके इस कारनामों से और मजबूती के साथ एक होंगे और ये उनका कारनामा जो है ये इस बात का प्रमाण है कि वो घबराए हुए हैं। नीतीश कुमार ने अपने विधायकों और सांसदों को एकजुट रखने के लिए पिछले 4 दिनों के दौरान एक-एक कर सबसे मुलाकात की और माना जा रहा है कि कुछ विधायक अगर बीजेपी से लोकसभा में टिकट का वादा पक्के तौर पर मिल गया तो जनवरी से बगावत कर पार्टी छोड़ सकते हैं। लेकिन परिवारवाद क्षेत्रीय दलों पर भारी पड़ रहा है, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में उनके पूर्व सहयोगी ने ही टूट की भविष्यवाणी कर दी। यूपी में भी बड़ा उठापटक होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कई विधायक और सांसद दल छोड़ करके कुछ लोग सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं कि सरकार का विस्तार, उसमें अगर हमको शामिल कर लिया जाए तो वो शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे। कई लोग हैं कि जो लोकसभा का टिकट चाहते हैं, वो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अपना जुगाड़ बैठाए हुए हैं। इस तरह का यहाँ भी वही खेल होने जा रहा है जो महाराष्ट्र में हुआ है कि जो लोग इसको परिवारवाद वगैरह का नाम देते हैं, आप लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। इसमें ताजपोशी नहीं होती है। आप चुनाव में जाते हैं, लोगों के मध्य जाते हैं, अपने मुद्दे रखते हैं और बीजेपी जैसी पार्टी हारती है इन क्षेत्रीय दलों के समक्ष। इसलिए क्षेत्रीय और राष्ट्रीय के युग्मक बाइनरी से लोगों को उलझाने की कोई कोशिश न करें, उसी में लोकतंत्र का भला है। फिलहाल बीजेपी के आक्रामक रुख को देखते हुए सभी दल अब अपने कुनबे को एकजुट रखने में सचेत हो गए हैं। हालांकि उनका कहना है कि चिराग की पार्टी तोड़ने के बाद उसके साथ हाथ मिलाना बीजेपी के लिए एक संदेश है कि विधायकों और सांसदों को अपने पाले में करने से इन दलों की प्रासंगिकता खत्म नहीं हो जाती। कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लगातार चर्चा में है और अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस बिल पर संसद में इस सत्र में आने के आसार नहीं है और मायावती की तो राय हम पहले जान चुके हैं। अब शिवसेना भी कहा जा रहा है कि वो भी इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी राजीव रंजन के पास। राजीव, ये ऐसा मसला है जिस पर प्रधानमंत्री तक ने अपनी बात कही है कि देश में 2 कानून कैसे चल सकते हैं। काफी समय से इसकी चर्चा है, लेकिन अब कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से क्या है, क्या ये बिल आएगा, कब आएगा, क्या खबर इस पर? देखिए, बिल का तो आना तय है, लेकिन जो आसार बढ़ रहे हैं, जो जानकार के हिसाब से बात निकल के आ रही है, वो संभवतः इस सत्र में सरकार इस बिल को न लेकर आए। इसके पीछे जो तर्क ये दिया जा रहा है कि लॉ कमीशन की जिस रिपोर्ट की बात हो रही है 2018 की, उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो कंसल्टेशन पेपर था और अब जो सुझाव जो आ रहे हैं, अब तक आपको बता दें कि 19 लाख सुझाव आ चुके हैं और 13 जुलाई तक जो है लॉ कमीशन को सुझाव लेना है। उसके बाद सुझाव लेके कम से कम 3-4 महीना जो है लॉ कमीशन जो है उन सारे सुझावों के स्टडी करेगा, उसके बाद अपने रिपोर्ट देगा, तब संभवतः सरकार बिल पेश करेगी। जो अस्थायी कमेटी की आज जो संसदीय जो बैठक हुई है, उसमें कई सदस्यों ने सरकार के मंशा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आखिर इतनी जल्दीबाजी क्यों है सरकार को इस बिल को लेकर, हर पक्षों से बातचीत करनी चाहिए। और साथ में एक यह भी पॉइंट आया कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो ट्राइबल एरिया है, खासतौर से जो नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है या फिर झारखंड या दूसरे जो ट्राइबल एरिया है, उनको बाहर रखा जाए, क्योंकि वहां के जिस तरह से संस्कृति है, वहां के रीति रिवाज है, उस पर कहीं असर ना पड़े। तो इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। बहुत अहम बात यह है कि लॉ कमीशन के पास 19 लाख सुझाव आए हैं, उस पर उसको विचार करने के लिए समय लगेगा और शायद ये एक बड़ा कारण है जिसके कारण इस सत्र में ये बिल ना लाया जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड का। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। मंत्री पद की परिषद की बैठक हो रही है, प्रधानमंत्री वहाँ पर मौजूद है, क्या कुछ हो रहा है उसमें बताएंगे एक ब्रेक के बाद। क्या दिल्ली का कूड़ा उत्तर प्रदेश में फेंका जा रहा है? गाजियाबाद नगर निगम ने आरोप लगाया है कि दिल्ली नगर निगम गाजियाबाद में कूड़ा फेंक रही है जो गैरकानूनी है, जबकि दिल्ली नगर निगम आरोप को खारिज कर रही है। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मेयर सुनीता दयाल ने 11 ट्रक पकड़कर जब्त करवाए और दावा किया कि ये दिल्ली नगर निगम के हैं और पिछले काफी समय से दिल्ली का कूड़ा गाजियाबाद में आकर फेंक रहे थे। ट्रकों पर ऑन ड्यूटी एमसीडी लिखा हुआ था। गाजियाबाद की मेयर ने दावा किया कि दिल्ली के गाजीपुर और भलसवा के कूड़े के पहाड़ से कूड़ा लाकर गाजियाबाद में डाला जा रहा है। रिपोर्ट दर्ज होगी अपने लोगों के खिलाफ भी। ये पहाड़ जो यूपी में हमारे यहाँ गाजियाबाद में दिखाई दे रहा है, हमारा पहाड़ नहीं है, वो गाजीपुर का पहाड़ हमारे यहाँ है। जनता हमारे यहाँ की बदनाम, वो गाजीपुर का कूड़ा है, हमारा नहीं है। और रोहिणी भलसवा का भी कूड़ा है। मामला गाजियाबाद नगर निगम से उठकर उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पर गया तो बड़ा हो गया। जिस ढंग से दिल्ली सरकार ने कूड़ा फेंकने का एक काम कर रखा था, उसको हमने रोक लगाई है, उनके ट्रकों को जब्त किया है, चेतावनी भी दी है और भविष्य में अगर पुनरावृत्ति हो तो कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। किसी को भी प्रदेश में गंदगी कूड़ा फैलाने की अनुमति नहीं। दिल्ली नगर निगम का कहना है कि गाजियाबाद में कूड़ा नहीं फेंका जा रहा। दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबराय का कहना है कि एमसीडी ने भलसवा और गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहले से जमा कूड़े के निपटारे के लिए एक कंपनी को ठेका दिया है। इसके तहत ये कंपनी ही कूड़े की बायोमाइनिंग और इससे बनने वाले पृथकीकृत कूड़े के अलग अलग हिस्सों को तय मानकों के हिसाब से निस्तारण करने के लिए जिम्मेदार है। बायोमाइनिंग प्रक्रिया से निकलने वाले रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल सामग्री के निस्तारण के लिए इसी फर्म ने गाजियाबाद स्थित वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में व्यवस्था की है। यानी एमसीडी के मुताबिक गाजियाबाद में ना कूड़ा डाला जा रहा है और ना ही एमसीडी के वाहनों का वहां इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, एमसीडी नगर निगम
ना तो गाजियाबाद में किसी तरह का अपना कूड़ा भेज रही है, नंबर 2, और ना ही एमसीडी की कोई भी गाड़ी वहां पर आरडीएफ भेजने में लगी हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ एजेंसीज और कंसेशनर्स हैं जिनको ये हमने ठेका दिया है, जो बायो माइनिंग से लेकर वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट तक उस आरडीएफ को सप्लाई कर रही है। लेकिन गाजियाबाद की मेयर दिल्ली की मेयर से सहमत नहीं। एनसीबी वो इतना झूठ बोल रही है, इस झूठ बोलने के अलावा के बजाय वो माफी मांगती और कहती कि गलती हुई है हमारे लोगों से, हम इसको सुधरवाएंगे, तो शायद एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती। दिल्ली एनसीआर में कूड़ा और उसका निपटारा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी है। आम आदमी पार्टी ने कूड़े के पहाड़ को मुद्दा बनाकर बीजेपी को जमकर घेरा और पिछला एमसीडी चुनाव जीता। अब बीजेपी कूड़े को ही मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो दिल्ली के प्रगति मैदान में केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक चल रही है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं और मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर मंत्री परिषद की बैठक हो रही है। मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाओं के बीच ये बैठक है और जिसपे सबकी दिलचस्पी होती है। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, क्या खबर इस बैठक से निकल कर आ रही है? देखिए, इस साल में ये दूसरी बार है जब मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। इससे पहले जनवरी के अंत में बजट से ठीक पहले मंत्रिपरिषद की बैठक पीएम नरेंद्र मोदी ने बुलाई थी। उस बैठक में कई वरिष्ठ मंत्रियों की ओर से प्रेजेंटेशन दिया गया था, जैसे कि जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने दिया था कि टाइम मैनेजमेंट आप किस तरह से कर सकते हैं, इसे लेकर मंत्रियों को सीख दी गई थी। आज की जो ये बैठक चल रही है ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये है कि मोदी सरकार ने 9 साल पूरे किए हैं। उस मौके पर पूरे 1 महीने तक पूरे देश में महासंपर्क अभियान चलाया गया और जो पिछली कैबिनेट की बैठक हुई थी निधि पिछले बुधवार को, उस दिन पीएम मोदी ने सारे वरिष्ठ मंत्रियों को कई मंत्र दिए थे। कहा था कि किस तरह से उन्हें अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में जाकर सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताना है। दलित, पिछड़े और जो गरीब और साथ ही मिडिल क्लास के लोग हैं उनको खासतौर से आपको जोड़ना है अपने साथ। ये सारी सीख पीएम मोदी ने अपनी ओर से वरिष्ठ मंत्रियों को दी थी। माना जा रहा है कि आज की बैठक में भी यही सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके साथ साथ आने वाले वक्त में पार्टी को, संगठन को कैसे तैयार करना है, इस बारे में चर्चा हो सकती है। और साथ ही ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि काफी समय से, दिनों से ये कयास लग रहा है कि मंत्रिपरिषद का विस्तार, फेरबदल हो सकता है। तो उस लिहाज से भी एक ये बड़ा मौका होगा उन तमाम मंत्रियों को की जांच करने के लिए, परखने के लिए, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें दूसरी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। बिल्कुल यही खबर है जब निकल कर आएगी। अखिलेश, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि क्या कोई मंत्री का पद बदलता है कि नहीं, बहरहाल देश की बात में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।